हेलो एवरीवन, अमित यादव हियर एंड आज का जो वीडियो है वो बेस्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड एंड जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ये फर्स्ट चैप्टर है। सो ये जो यूनिट होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। सो आपका समय ना वेस्ट करते हुए सीधा चलते हैं टॉपिक पे। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड। हम जो भी डिस्कशन करेंगे आज इस वीडियो में वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड करेंगे। ठीक है, तो जान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। जैसे कोई चार्ज होता है तो चार्ज अपने अराउंड एक फील्ड बनाता है। मतलब जैसे ये कोई प्लस क्यू चार्ज है तो अपने चारों तरफ अपने अराउंड एक इलाका बनाता है। मतलब ये प्लस क्यू चार्ज का इलाका है। इसके इलाके में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो उस पर फोर्स लगाता है। मे बी अगर ये सेम चार्ज होगा तो इसको धक्का दे देगा, बोलेगा नहीं आने का। अगर ये अपोजिट चार्ज होगा, मतलब अगर माइनस का क्यू होगा तो उसको खींचेगा। दोनों ही सिचुएशन में बेटा क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। समझ रहे हैं आप? मतलब ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके चारों तरफ इसके अराउंडर्स एक एरिया क्रिएट हो जाता है, एक फील्ड क्रिएट हो जाता है। उसी फील्ड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जिसके किसी दूसरे चार्ज के आने से वो जो दूसरा चार्ज होता है ना वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसी फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। मैं आपको बता दूं ये बात कि ये जो क्यू चार्ज है ना ये मस्ट बी इन रेस्ट। ये कैसा होना चाहिए? मस्ट बी इन रेस्ट। ये रेस्ट में होना चाहिए, मतलब स्टैटिक सिचुएशन में होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। क्योंकि हम जितना भी पढ़ रहे हैं, मतलब जो पहला चैप्टर पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड पढ़ते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ही है चार्ज किस में होना चाहिए? रेस्ट में होना चाहिए। चलो ठीक है, हेडिंग डाल ली होगी, पेन कॉपी निकाल के बैठ जाओ, इसमें लिखना चालू करो। इसमें क्या लिखोगे? सबसे पहले एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। फोर्स एक्टिंग ऑन अ पर यूनिट चार्ज। क्या लिखोगे? फोर्स एक्टिंग ऑन अ पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज या पर यूनिट टेस्ट चार्ज भी बोल देते हैं। पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उसका भी मतलब समझाता हूं क्यों ऐसा बोल दिया जाता है। पर यूनिट टेस्ट चार्ज is called electric field, is called electric field। इसी को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो ये क्या बोला है? फोर्स एक्टिंग ऑन अ पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनता है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, सॉरी E के इक्वल में लिखेंगे E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। क्या बनता है? E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। यहां पर जो फोर्स है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये भी वेक्टर है। तो दोनों के ऊपर एरो से वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट क्लास में ये सब पढ़ के आए हो, कुछ नया नहीं है। यहां पर जो क्यू नॉट है ये टेस्ट चार्ज है, इसको अपन क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। अच्छा, टेस्ट चार्ज स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, लेकिन ये किसी दूसरे के चार्ज या कोई दूसरा चार्ज के होने को रिप्रेजेंट करता है कि कोई दूसरा चार्ज है या नहीं है। और अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया है कि अगर कोई चार्ज प्लस क्यू है तो उसके अराउंड का जो फील्ड होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे ये प्लस क्यू 1 चार्ज है और इससे कुछ डिस्टेंस पे हम मान लेते हैं कि इस डिस्टेंस पे यहां से यहां तक का डिस्टेंस r ले लेते हैं, और यहां पर है Q2 चार्ज, और ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, और ये देखो इसका एक अलग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और Q2 का एक अलग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग ये एक दूसरे पे क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। और वही फोर्स क्या होता है? पर यूनिट चार्ज पे डिपेंड करता है। किसके पर यूनिट चार्ज पे डिपेंड करता है? टेस्ट चार्ज के। जरूरी नहीं कि टेस्ट चार्ज हो, वहां पर क्यू चार्ज भी हो सकता है, लेकिन टेस्ट चार्ज बेसिकली किस लिए लिया जाता है? किसी दूसरे चार्ज के प्रेजेंस को बताने के लिए। वो स्मॉलेस्ट चार्ज यूनिट होता है ये, जिस पे चार्ज कितना लिया जाता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ये चार्ज होता है किस पे? टेस्ट चार्ज पे होता है। तो ये हमने बात कर ली इलेक्ट्रिक फील्ड की, बात कर ली। फोर्स एक्टिंग ऑन अ पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इसके यूनिट की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट अकॉर्डिंग टू दिस, फोर्स क्या है? न्यूटन है, और चार्ज क्या होता है? कूलॉम। तो न्यूटन पर कूलॉम इसका यूनिट होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला की अगर हम लोग बात कर लें, छोटी छोटी चीजें हैं, आई होप आप सबके लिए ये मतलब लाइक बच्चों वाली बातें होंगी। अगर 12th में आ गए हो तो इसको स्किप करो, आगे बढ़ जाओ। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml2t-2, और c का मतलब बोले तो चार्ज का क्या होता है? at। और इस पूरे को अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या मिलता है? ml2
एंड t ऊपर जाएगा तो t -3 हो जाएगा और a -1 हो जाएगा. सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ E. E बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, और अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक दूसरे फॉर्म में देखेंगे. तो आप अगर चाहो तो एक छोटा सा हेडिंग डाल सकते हो. ठीक है, छोटा सा हेडिंग क्या डाल सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. इसके बाद का हेडिंग क्या लगाओगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. ये छोटी छोटी बातें हैं तो इनको जल्दी से खत्म करते हैं. इतना भी छोटा नहीं है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको इजीली इनको लेना है क्योंकि आप आगे जो टफ चीजें हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां पे आप प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ते हो, वो बच्चों को समझने के लिए थोड़ा सा टफ होता है. भले वो स्टार्टिंग है, बेसिक है, लेकिन टफ है. चलिए, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ने से पहले एक चीज जान लो. पहले भी ये चीजें बताई गई आपको. जैसे ये प्लस क्यू चार्ज होता है तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो आउटसाइड होता है. मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा कैसे लेते हैं? आउटसाइड लेते हैं, बाहर की तरफ लेते हैं. और जो माइनस क्यू चार्ज होता है, इसमें जो डायरेक्शन लेते हैं वो कैसे लेते हैं? अंदर की तरफ. मतलब इसी की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही होती हैं. ठीक है, तो ये ऐसा दिखाया जाता है. इनको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं. इनके बारे में डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे. ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक जरिया है. हम लोग इन्हीं के थ्रू आउट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं. चलिए, तो हेडिंग लगाने के लिए हमने क्या बोला था? देखिए, पेन कॉपी लेके साथ में पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, आपको क्लास वाला फील आएगा थोड़ा सा. तो क्या आपको हेडिंग डालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. तो किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं. कैसे पता करोगे? चलो भैया पता कर लेते हैं. हम मान लेते हैं कि ये कोई प्लस क्यू चार्ज रखा है. इससे कुछ डिस्टेंस पे देखो, इसका एक फील्ड होगा. इसने एक फील्ड बनाया होगा. प्लस क्यू चार्ज है, अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाएगा, अपना इलाका बनाएगा. उसमें किसी और को घुसने नहीं देगा. घुसने देगा तो फिर उस पर इफेक्ट लगाएगा, फोर्स लगाएगा. अगर सेम होगा तो क्या बोलेगा? वापस जाओ. और अगर अपोजिट होगा तो इसको अपनी तरफ ट्रैक करेगा. अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक दूसरा चार्ज रखते हैं. प्लस क्यू चार्ज हमने रखा हुआ है. ये कैपिटल है, ये स्मॉल क्यू चार्ज है. आर डिस्टेंस पर रखते हैं और ये पॉइंट P है जहां पर हमने ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है प्लेन पर. अभी देखो, इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो पता करते हैं. तो आपको पता है E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स F, देन अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा? Q आ जाएगा. अब आपको पता है फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, तो F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर. ये हमको किसने बताया था? ये हमको कूलॉम ने बताया था. ऑलरेडी बता रखा है कूलॉम ने. तो आप एक काम करो, चाहो तो इसको एक प्लेन पे रख लो, थोड़ा और अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा. ये हम कुछ एक्सेस ले लेते हैं. ये x हो गया, y हो गया, एक्स वाई प्लेन पे रख लिया हमने इसको, ऑरिजिन ले लिया ये हमने. ठीक है, सो इस पे हम f का वैल्यू रख के रखते हैं. तो क्या आ जाएगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर. और अपॉन में क्या रहता है? Q से Q क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा ना, वो E इज इक्वल टू क्या मिला? 1/4 एप्सिलॉन नॉट जो मिला कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर. ये एक नया फॉर्मूला मिला आपको. किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का. समटाइम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं. मतलब कोई भी फील्ड कितना ज्यादा इंटेंस्ड है वो डिपेंड करता है उसके फोर्स लगाने पर. कोई अट्रैक्शन और रिपल्सन कितना ज्यादा लगा रहा है वो फील्ड की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है. इस चीज को आई होप आप समझ पा रहे होगे. तभी आपका जो E होता है वो F के इक्वल में होता है. तो फॉर्मूला क्या बना? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर. अगर आप एक चीज देखो तो यहां पर जो E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन r है. मे बी अगर हमने यहाँ पे Q1 Q2 लिया होता तो यहाँ पर क्या बचता आपका? Q1 बचता. ठीक है, ये हमने Q अपॉन r लिया हुआ है. तो ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है. ये क्या है? ये है मैग्नीट्यूड. और आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. तो हमको इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा. और आप इससे पहले कूलॉम्स लॉ पढ़ चुके हैं. कूलॉम्स लॉ में चीज़ों को कैसे वेक्टर में बदला जाता था, तो यहाँ पर भी कुछ उसी तरह से वेक्टर में इसको चेंज करेंगे. तो E का वेक्टर फॉर्म कुछ इस तरह से लिखेंगे. E वेक्टर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन. भैया किसको नहीं बदल सकते आप? R को नहीं बदल सकते. तो ये R को रखो, सॉरी स्क्वायर आएगा. क्या आने वाला है? स्क्वायर. तो Q अपॉन r स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा? R का यूनिट वेक्टर. अब आपको R का यूनिट वेक्टर पता है. R का यूनिट वेक्टर क्या होता है? R का डायरेक्शन अपॉन R का मैग्नीट्यूड. इसको जाके यहाँ पे पुट करो तो E वेक्टर इज इक्वल टू निकल के आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन
आर क्यूब आर वेक्टर, ये निकल के आएगा क्या, वेक्टर फॉर्म ऑफ, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट, इंटेंसिटी। ये वेक्टर फॉर्म है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो आप ऐसे देख सकते हो। देखो इसमें ज्यादा स्लोली बताने का कोई मतलब नहीं है, आसान चीजें हैं, जितना आपके लिए जरूरी है उतना पढ़ो अपने बोर्ड लेवल को, मतलब आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके लिए जरूरी रहेगा। फालतू की बकवास करने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। चलिए इसको लिख लीजिए। आप सभी को पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। इस पूरे का वैल्यू क्या होता है, ये चीजें बार बार मैं लिख देता हूं जिससे कि तुमको याद रहे, 9 × 10⁹ एंड एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो सभी को पता होगा। अब जैसे मैं बोलता हूं कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू सभी को पता होगा, तो अपने दिमाग में इसको रिवाइज कर लिया करो। क्या होगा, 8.85 × 10⁻12। मे भी उधर का ना दिख रहा हो, लेकिन आपको मैंने बोल दिया 8.85 × 10⁻12। तो ये किसकी वैल्यू है, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। एप्सिलॉन नॉट ये रिप्रेजेंट करता है कि जितना भी प्रोसेस हो रहा है सब किस में हो रहा है, या तो वैक्यूम में हो रहा है या फ्री स्पेस में, बात एक ही है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट यही रिप्रेजेंट कर देता है। या फिर हम एयर में कर रहे हैं, मतलब किसी मीडियम में नहीं कर रहे हैं। ओके, नहीं तो एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखते वहां पे। ये चीजें मैं पहले बार बार मैं बताते रहता हूं जैसे कि तुमको याद रहे, नोट कर लो इसको। देन आफ्टर हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ, कुछ चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं आगे की ओर। चलिए इसी में आगे की तरफ बढ़ते हुए हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो यहां से अगर आप नोट नहीं कर पाए हो। अब हम इसको रब कर देते हैं। ऐसा तो है नहीं कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जिक्र ना हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जिक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ उर्दू वर्ड्स बोलने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत गंदे, उनका कोई मतलब नहीं है। ओके फाइन। हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो एक सुंदर सी प्यारी सी हेडिंग डाल लो, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो बेटा मैंने क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के होने को रिप्रेजेंट करते हैं। इस सेंटेंस को सुन पा रहे होंगे आई होप सभी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम क्या रिप्रेजेंट कर पाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के होने का रिप्रेजेंटेशन कर पाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, और साथ में इन्हीं की प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कशन करते हुए चलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये कोई प्लस क्यू चार्ज है, तो ये अपने चारों ओर क्या निकालता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालता है। ऐसी कोई रेज वगैरह इससे नहीं निकलती हैं, ये जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जा रहा है इन लाइन से, कि मे भी इसके चारों ओर ऐसे ही मतलब एक एरिया ये बनाता होगा। ठीक है, यहां तक जिसका ये इफेक्ट रहता होगा, समझ पा रहे हैं, यहां तक इसका क्या रहता होगा, इफेक्ट रहता होगा। ठीक है, अच्छा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये जो फोर्स लगाता है ना, ये ऑलवेज कैसे लगाता है, प्लस कैसे लगाता है, बाहर की तरफ। ये बात पहले भी बताई गई थी। प्लस से फोर्स का डायरेक्शन कैसे लेते हैं, अवे लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं माइनस क्यू की बात करता हूं, तो भी कुछ टाइम पहले मैंने बताया हुआ था माइनस क्यू में क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो अंदर की तरफ होता है। देखो बेटा लाइंस इसमें भी बनाई है हमने, लाइंस इसमें भी बनाई है, लेकिन इसमें हमने लाइंस का डायरेक्शन कैसा लिया हुआ है, अंदर की तरफ लिया हुआ डायरेक्शन। इसका सिंपल सा मतलब है कि इसमें जो फोर्स वगैरह लगता है ना, वो माइनस क्यू की तरफ लगता है। मतलब क्यू माइनस की तरफ, जैसे अगर कोई माइनस क्यू चार्ज है तो उसकी तरफ फोर्स का डायरेक्शन लिया जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। और ये है इसका फील्ड, चाहे वो प्लस चार्ज हो चाहे वो माइनस चार्ज हो, सबका अपना अपना एक इलाका है, और उस इलाके में किसी दूसरे का इंटरफेयर ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं अगर उनके मतलब का कोई पोर्शन नहीं है। अब देखो अगर इनको क्लोज ला देते हैं, कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है प्लस क्यू चार्ज, ये हमारा हो जाता है माइनस क्यू चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधी निकल रही थी ना, परपेंडिकुलर निकल रही थी, अब ये क्या करेगी, टर्न हो जाएगी किसकी तरफ, माइनस क्यू की तरफ। और इधर से भी निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ टर्न हो जाएंगी, माइनस क्यू की तरफ। तो ये कुछ इस तरह से ऐसे टर्न हो जाएंगी किसकी तरफ, माइनस क्यू की तरफ। ये ऐसे टर्न हो जाएंगी किसकी तरफ, माइनस क्यू की तरफ। ये कुछ ऐसे जिनका टर्निंग रेडियस इतना नहीं होगा, मतलब यहाँ तक इफेक्ट नहीं होगा, कुछ ऐसे ऐसे दिखाना पड़ता है, ये रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो प्लस से निकल के किधर जा रही हैं, माइनस की तरफ जा रही हैं, और ये इधर से निकल के इधर जा रही है, ये इधर से निकल के इधर जा रही है। मतलब अगर ये माइनस क्यू चार्ज इसके पास में नहीं होता, दूर होता, तो इनको कोई लेना देना नहीं था, ये अपन कैसे जाती, सीधी जाती।
समझ पा रहे हो ना इस चीज को? ये पास आया, कुछ डिस्टेंस पे आया, तो इन्होंने कहा भैया ठीक है हम इस पे फोर्स लगा देते हैं, अपना इफेक्ट दिखाते हैं इसको, अपनी ताकत दिखाते हैं इसको। तो इन्होंने क्या लगाया? फोर्स लगाया। और उसी फोर्स के लगने के डायरेक्शन को या फिर इसके फील्ड के डायरेक्शन को या फिर इसके फील्ड के होने को रिप्रेजेंट किससे करा गया? ये रिप्रेजेंट करा गया किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। अब इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो आप बता सकते हो इट्स इमेजिनरी। इससे हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। तो मेन जो मुद्दा था वो क्या था? प्रॉपर्टीज के बारे में बात करना। किसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करना? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करना। सो चलिए हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इससे रिलेटेड एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा वर्ड है, मतलब उसको आप ऐसे ले सकते हो यहाँ पे, स्पेटिक्स। स्पेटिक्स इसका मतलब क्या होता है मैं आपको साथ में समझाता हूँ। पहला पॉइंट, एस का मतलब होता है, मतलब जो एस वर्ड यहाँ पे हमने यूज़ किया है सबसे पहले ये स्पेटिक्स एक अलग से ऐसे बनाया गया है, नॉर्मल है, टफ नहीं है, आपको याद रखना है तो सारी प्रॉपर्टीज याद रखोगे। मे बी अगर सारी नहीं याद होती तो 2-4 तो याद हो ही जाएंगी। तो एस का मतलब होता है स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। हम लिख सकते हैं it's always start from positive चार्ज। ये कहां से चलती हैं? आपने देखा था अभी, प्लस से निकल के कहां को जाती हैं? माइनस को। दूसरा पॉइंट क्या है? पी फॉर क्या होता है? परपेंडिकुलर। मतलब जब ये प्लस से निकलती है ना तो परपेंडिकुलर निकलती हैं, और जब माइनस की तरफ भी जाती है ना तो परपेंडिकुलर जाती है। उस सरफेस पे, उस पार्टिकुलर सरफेस पे मैं अगर ये प्लस क्यू चार्ज ले लेता हूं तो इसके अराउंड अगर मैं देखता हूं तो यहां से ये जब निकल रही है ना तो 90 एंगल पे निकल रही है, कहीं से भी निकल रही है 90 एंगल पे। मे बी बॉडी कैसा भी हो, बॉडी रिजिड है ना, तो यहां पर अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लिया जाएगा, उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा कैसा जाएगा? 90 एंगल पे। इधर से भी जाएगा तो बेटा कैसा जाएगा? 90 पे जाएगा। यहां से जाएगा तो कैसा जाएगा? 90 पे जाएगा। जरूरी नहीं कि बॉडी जो है वो जो स्पेयर के सेम में हो, ठीक है? वो कैसा जाएगा हर बार? मतलब जो लाइंस का डायरेक्शन लेंगे ऑलवेज कैसा लेंगे? 90 डिग्री पे ही लेंगे। तो हम लोग पी का मतलब यहां पे इजीली समझते हैं। पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है? अब तीसरा जो वर्ड है यहाँ पे, जो तीसरा लेटर है, इसका मतलब है आई। आई का मतलब होता है इंटेंसिटी या फिर नेवर इंटरसेक्ट, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नेवर इंटरसेक्ट। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, आपस में कोलैप नहीं करती हैं। और जो फोर्थ लेटर है इसका मतलब है टी। टी का मतलब होता है टेंजेंट। टेंजेंट समझते हो? जैसे ये प्लस क्यू है और ये हमारा रहा माइनस क्यू, तो अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने डायरेक्शन ले रखा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ले रखा है, तो इस पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये ऑलवेज, मतलब टेंजेंट हर जगह पे ड्रॉ करा जा सकता है। ईच एंड एवरी पॉइंट हम लोग हर जगह पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? अब जो आपका एक और आई आता है, मतलब एक और आई आता है, यहाँ पे 2 आई हैं, आपने देखा। एक आई का मतलब क्या था? नेवर इंटरसेक्ट। एक आई का जो मतलब है यहाँ पर इंटेंसिटी। एक आई का मीनिंग यहाँ पर क्या है? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब समझ लो बेटा, जहां जहां पर ये बहुत पास होती है, मतलब आपने देखा है ना, मतलब जब आप इसका डायग्राम अपनी बुक्स में देखोगे या फिर जस्ट लाइक अभी हमने बनाया हुआ था, यहाँ पे बनाया हुआ था, तो जहां पर ये बहुत पास में थी, बहुत ज़्यादा डेंसर थी, तो वहाँ पे इनका इंटेंसिटी ज़्यादा होता है। और जहाँ जहाँ पर रेयरर होती हैं वहाँ पे इंटेंसिटी इनका कम होता है। मतलब वहाँ पर अगर कोई चार्ज प्लेस किया जाएगा जहाँ पे रेयरर होंगी तो कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और जहाँ पर ये पास होंगी वहाँ पे फोर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा। तो ये इंटेंसिटी से लेना देना हो गया आई का। एक सी है यहाँ पर 6 नंबर पे, नेवर फॉर्म क्लोज लूप। ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। और क्लोज लूप किसके लिए है? मतलब जब दोनों चार्ज किस पे हो? रेस्ट पे हो। इस चीज पे विशेष ध्यान दीजिएगा, दोनों ही चार्ज किस पे हो? रेस्ट पे हो, तो ये कभी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, ठीक है? देखो आपने देखा था ना, ये प्लस से निकल के माइनस को गई, खत्म हो गई, फिर इधर से निकल के किससे? माइनस को गई, खत्म हो गई, है ना? लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करती हैं, मतलब उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो क्लोज लूप बनाती हैं, क्योंकि नॉर्थ से निकल के इधर जाती है साउथ, और फिर साउथ से वापस होते हुए नॉर्थ, फिर वापस से किस में आती हैं? साउथ। सो वो क्लोज लूप बनाती हैं, ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, ठीक है? अब जो 7 लेटर आता है यहाँ पर, इसका मतलब है एस का मतलब हो जाता है सडन ब्रेक। मतलब ये सडन निकलती हैं और ये सडन ब्रेक हो जाती हैं।
तो सडन ब्रेक। अब देखो बेटा, हो सकता है कि 7 प्रॉपर्टी आप याद ना रखो, तो इसमें 4 से 5 या 2-3 प्रॉपर्टी तो याद रहेंगी, 4 तो कम से कम याद रहेंगी। तो ये जो स्पेटिक्स वर्ड है ये आपको याद दिलाएगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, एस का मतलब है ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पी का मतलब है परपेंडिकुलर, आई का मतलब है नेवर इंटरसेक्ट, टी का मतलब है टेंजेंट, एक दूसरे आई का मतलब है इंटेंसिटी, जहां पास पास में वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा, जहां दूर दूर वहां पे इंटेंसिटी कम। एंड सी का मतलब है नेवर फॉर्म क्लोज लूप, एंड एस का मतलब है क्या, सडन ब्रेक। ठीक है, आई होप इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। एंड अगर आप चाहो तो यहां से स्क्रीनशॉट ले लो। देन आफ्टर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक क्या है, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इंपॉर्टेंट है, इससे बेस्ड डेरिवेशन आते हैं, आपके लिए जरूरी रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, जरूरी इंपॉर्टेंट एक ही बात है। चलो हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की। किसकी बेटा बात करेंगे, बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल का मतलब समझते हो कि 2 पोल, डाई का मतलब हो गया 2 पोल, मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए, एक प्लस क्यू चार्ज होना चाहिए, एक प्लस क्यू चार्ज होना चाहिए और एक माइनस क्यू चार्ज होना चाहिए। मतलब चार्ज का जो नेचर होना चाहिए ना वो अलग अलग होना चाहिए, एक पॉजिटिव तो एक कैसा हो, नेगेटिव हो, और इनका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए ना वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, हम बोल सकते हैं ये अपोजिट इन नेचर, अपोजिट इन नेचर बट इन सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड। क्या होना चाहिए, अपोजिट नेचर होना चाहिए बट मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये हम ऑरिजिन ले लेते हैं, यहाँ तक इसका फील्ड, यहाँ तक इसका फील्ड, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम L मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का हम ये भी L मान लेते हैं। डाइपोल का लेंथ हो गया ये, इसका पहले पोल का और ये दूसरे पोल का लेंथ हो गया। टोटल लेंथ आपका हो जाता है इसका 2L हो जाता है। टोटल लेंथ अपन क्या लेके चलते हैं, 12। आपको पता होना चाहिए इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा। अगर ये प्लस का 5 माइक्रोकुलॉम है तो ये माइनस का 5 माइक्रोकुलॉम होगा। आई होप समझ गए होगे क्या मैं कहना चाह रहा हूं। मैग्नीट्यूड सेम हो, नेचर में अपोजिट होने चाहिए तभी इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा, अदरवाइज बनेगा नहीं। ये कंडीशन है, मैंने इसीलिए लिख लिया है अपोजिट इन नेचर बट मैग्नीट्यूड में कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, यही आपके क्या बनाएंगे, और किसी डिस्टेंस पे सेपरेट होने चाहिए, मैग्नीट्यूड में सेम होने चाहिए। चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को रिप्रेजेंट करा जाता है P से। तो P इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है कोई एक चार्ज, इन दोनों में से कोई एक चार्ज, तो हम प्लस वाला ले लेते हैं, तथा इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, यानी वन चार्ज जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा ना 12, उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीधे सीधे उन चार्जेस के साथ क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, दोनों के डिस्टेंस का बिटवीन का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2L। तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इंटू 2L। अच्छा, ये फॉर्मूला माइनस चार्ज के लिए भी लिखा जा सकता है, 2L। तो हम दोनों को साथ में अगर लिखना चाहें तो लिखते हैं प्लस माइनस Q इंटू 2L। ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। ठीक है, डेफिनेशन के तौर पे आप लिख सकते हो, क्या लिखना है आपको, अगर आप डेफिनेशन के तौर पे लिखना चाहते हो, अ सिस्टम ऑफ 2 आइडेंटिकल अनलाइक चार्ज। इसको वीडियो को आप आगे पीछे करके, मतलब लाइक आगे पीछे आपके पास कंट्रोल है वीडियो का पूरा, तो आप आगे पीछे करके अगर ये थ्योरी नोट करना चाहते हो तो कर लो। वैसे मुझे जितना बोर्ड पे लिखना होता है उतना मैं लिख देता हूँ। अ सिस्टम ऑफ 2 आइडेंटिकल अनलाइक चार्ज सेपरेटेड एट फाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल, इज कॉल्ड डाइपोल। ओके, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप खुद इसको बैक फॉरवर्ड करके सुन सकते हो बार बार। ओके, तो अगर मैं बात करूं इस पे, जो किसी भी डाइपोल के लिए जो वापस से आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, तो टॉपिक हमारा यही था। बीच में अचानक से दूसरे मोबाइल पे कॉल आ गया, आई थिंक आप सभी के पास नॉइज आया होगा। ठीक है, तो P इक्वल टू क्या लेते हैं, प्लस माइनस Q इंटू 2L। एंड मैं अगर बात करूं तो इस पे जो नेट चार्ज होता है, मतलब अगर मैं नेट चार्ज की बात करूं तो बेटा जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, तो नेट चार्ज ऑलवेज 0। नेट चार्ज कितना होगा, 0 होगा। चलिए और कुछ बातें कर लेते हैं, इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो बेटा इसका यूनिट क्या निकल के आएगा, कूलॉम, और ये 12 है तो कूलॉम इनटू मीटर, ये यूनिट आएगा। और डायमेंशनल फॉर्मूला ATL, काफ़ी फनी है, क्या आ जाएगा,
ATL, तो Q फॉर C मतलब कूलॉम एंड L मीटर, देन क्या आ जाएगा ATL आ जाएगा। डायमेंशन फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, पूछा नहीं जाता है, बहुत सिंपल फार्मूला है तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको निकालना आना चाहिए। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाता है, तो बार बार अगर प्रैक्टिस में रहेगा तो आप सभी के लिए बेटर रहेगा। कुछ चीज़ें और लिख लीजिएगा। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। मे बी नीचे का दिख रहा है, यहाँ तक का दिख रहा है, आई होप आपको दिख रहा है। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो आप चाहो तो इसके ऊपर वेक्टर लगा दो। और जो डिस्टेंस लेते हैं वो भी हम लोग लीनियर डिस्टेंस लेते हैं, मतलब लाइन ज्वाइनिंग में लेते हैं, तो इसके ऊपर भी वेक्टर लगाया जा सकता है। ठीक है, देख पा रहे हो? ओके, आई होप सो आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग इन्हीं पे बेस्ड डेरिवेशन की बात करेंगे, जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पे रिलेटेड ही डेरिवेशन है, और मे बी हो सकेगा तो इसी वीडियो में, नहीं तो अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में।